हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त जाकिर हुसैन। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। सो नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज हम जानते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन जानते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेयर इज़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मेटल वायर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, concept of electric potential difference, resistance, resistivity, series and parallel connection, combination of resistors, heating effect due to electric current। इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक आयरन। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर, और इस पर थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फिनिश हो जाएगा। इसके बाद वीडियो के एक पार्ट में सारे पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स विद ऑल फॉर्मूलेज हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं, क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? तो सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द स्टडी ऑफ चार्ज। सिंपल, कहीं भी वर्ड अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखा हुआ दिख जाता है या आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका सिंपल डिफिनेशन, सिंपल मीनिंग होगा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं तो हम उसको ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। Electricity is a branch of physics which deals with the study of charges। क्लियर? बहुत आसान है। सिंपली इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड कहीं भी हो तो उसका मतलब हम जानेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट इन टू वेज, मीन्स ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप की होती है। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड वे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सिंपली हम मतलब जानते हैं चार्जेस। स्टैटिक वर्ड आया है स्टेशनरी से। स्टेशनरी का सिंपल सिनोनिम होता है रेस्ट, मीन्स स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो सिंपली कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट चार्ज मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिंपल मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। वहीं हम समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट मीन्स होता है मोशन और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस। मीन्स चार्जेस क्या कर रहे हैं इसमें? मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मोशन करेंगे। मीन्स सिंपली इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। क्लियर? अगर चार्ज मोशन में है तब उस चार्ज से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर फ्लो करता है तो हम उसको कहते हैं वाटर करंट, मीन्स वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर मोशन में है। क्लियर? करंट मीन्स मोशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद मोस्टली थ्रू इंसुलेटर्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली डील की जाती है किसके साथ? इंसुलेटर्स के साथ। एक्चुअल में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पाई कहाँ जाती, कैसी होती है ये समझते हैं इसको हम।
आप चेयर पे बैठोगे और आप अगर टी शर्ट पहने हैं हाफ, तो आपने महसूस किया होगा चेयर और आपके हाथ के बीच कुछ वाइब्रेशंस महसूस किए होंगे आपने। तो वो जो वाइब्रेशंस है वहाँ पर जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जैसे किसी कंघे से मीन्स कॉम्ब से हम अपने हेयर बनाते हैं, या पेन को अपने बालों में हमने रब किया, उसके बाद देखते हैं उस पेन पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो उस पेन के ऊपर जो चार्जेस हैं वो रुके हुए हैं, मीन्स इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इसको और अच्छे जानेंगे हम। अब हमें ये पता चला कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसके साथ डील होती है, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर के थ्रू। करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद कंडक्टर्स मोस्टली, मीन्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्टली कंडक्ट की जाएगी थ्रू कंडक्टर्स। मीन्स इसमें चार्जेस का फ्लो होगा, मोशन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, किसी भी कंडक्टिंग वायर में या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। क्लियर? अब जैसे ही हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को जाना, तो यहाँ पर दो वर्ड आएगा हमारे पास, एक है इंसुलेटर, दूसरा है कंडक्टर। तो सबसे पहले हम इन्हीं को जान लेते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। सिंपली चार्ज को तो हम जानते हैं, चार्ज बाय विच एवरीथिंग इज मेड अप। चार्ज वो है जिससे सब कुछ मिलकर बना है, हर मटेरियल में चार्ज होता है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को। कंडक्टर्स कैसे मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, इनको जानते हैं। सिंपली कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस का फ्लो होने देते हैं। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्जेस का फ्लो होने देते हैं, ऐसी सभी मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे सभी मटेरियल जो अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को नहीं होने देते हैं या चार्ज के फ्लो को रोक देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। मीन्स दोज मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ऐसे चार्जेस जो अपने अंदर से, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो होने देते हैं उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर चार्ज के फ्लो को नहीं होने देते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ऑल मेटल्स। मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सभी में फ्री चार्जेस रहते हैं। फ्री चार्जेस होंगे तो वो मूव करेंगे उस मटेरियल में। तो जितने मेटल्स हैं सबको हम कंडक्टर्स में ले सकते हैं। कह सकते हैं अलॉयज ऑफ मेटल्स, मेटल के जितने भी अलॉयज होते हैं वो भी सब कैसे कंसिडर किए जाते हैं, एज अ कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड एसिडिक सोल्यूशन, ये सभी सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और इन सभी सोल्यूशंस में चार्ज फ्लो कर सकता है, इसलिए हम इनको कहते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के एग्जांपल नॉन मेटल्स, मैंने यहाँ पर लिखा ऑल मेटल, यहाँ पर मैंने ऑल नॉन मेटल नहीं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है, और हम उसको जानेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। नॉन मेटल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इन जैसे जितने मटेरियल हैं वो सब कहलाते हैं इंसुलेटर्स। जैसे हम कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क समझ सकते हैं। सिल्वर वायर जो हमने देखे, सिल्वर वायर या कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक लपेट दी जाती है, तो वो जो प्लास्टिक है वो इसलिए लपेट दी जाती है ताकि करंट उसका फ्लो बाहर की तरफ ना कर पाए। अब जो उसके अंदर मटेरियल उससे होकर चार्ज फ्लो करते हैं जिससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, वो है हमारा कंडक्टर, और जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्लियर? अब क्वेश्चन तो आपका ये भी बन सकता है कि मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं सर, तो इंसुलेटर्स कंडक्टर क्यों नहीं? मीन्स मेटल को हम कंडक्टर्स कह सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर को मीन्स ऑल मेटल्स आर कंडक्टर बट इंसुलेटर्स आर नॉट, वाई? तो इसको हम समझते हैं।
कि मेटल्स को कंडक्टर कहा जा सकता है लेकिन इंसुलेटर क्यों नहीं। तो समझते हैं हम इसको। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम एक मेटल है, क्लियर। वहीं पर एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन, जो कि एक नॉन मेटल है, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सोडियम की बात करें, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। यह है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, मीन्स न्यूट्रल चार्ज होता है। इसके बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते रहते हैं इस तरह से। पहले सेल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आठ इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। भाई हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का ये रहा न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ, न्यूट्रॉन होंगे न्यूट्रल चार्ज के साथ। इसकी सेल्स ये रहीं। पहली सेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 4 5 6 7 8, और 8 to 10 होने कितने चाहिए? 17, तो कितने बचे? 7। वो यहाँ होंगे इस सेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉन मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर से बड़ा होता है। नॉन मेटल्स में न्यूक्लियस से सेल्स की डिस्टेंस कम होती है, जबकि मेटल्स में न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। यही वजह है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इसके एटम को छोड़कर निकल जाता है बाहर, और जबकि किसी नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका जो सेल मीन्स एटम साइज होता है वो छोटा होता है नॉन मेटल्स का, और मेटल्स का बड़ा होता है। मेन रीज़न है ये कि मेटल्स कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं और ये रिलीज़ नहीं करते हैं। क्लियर। मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं पर नॉन मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेटल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को कंडक्टर नहीं बोलते हैं, या मेटल्स को इंसुलेटर नहीं बोलते। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल वायर। मेटल वायर किसे कहते हैं? क्लियर। सिंपली हम डिफाइन करें अगर मेटल वायर को, तो वायर एक ऐसा सिस्टम है जिससे फ्लो होकर करंट या चार्ज ट्रैवल करने वाला है, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हम इसको कह सकते हैं कि मेटल वायर एक पाथ प्रोड्यूस कराता है किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, फ्लो होने के लिए। तो सिंपली हमने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है जिससे होकर डिफरेंट चार्जेस फ्लो कर सकें। इसको हमने यहाँ पर समझा है। सपोज़ ये एक हमारा कंडक्टिंग वायर है, यहाँ से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्लियर। ये हमने एक वायर लिया, इससे 3 वायर यहाँ पर अटैच करा दिए हैं। अब यहाँ से चार्ज ट्रैवल होना शुरू हुआ, तो कुछ चार्ज इस वाले वायर में चला गया, वायर नंबर 1 में, कुछ चार्ज वायर नंबर 2 में चला गया, और कुछ चार्ज वायर नंबर 3 में चला गया। मीन्स
चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तीनों वायर्स में। तो वायर्स यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कंडक्टिंग वायर और मेटल वायर इज सिंपली अ पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। क्लियर? अगर हम यहाँ से इस वायर को कट कर देते हैं तो चार्जेस इधर फ्लो नहीं हो सकते। सपोज ये हमारा एक वायर है, दूसरा वायर ये है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बैटरी लगी हुई है हमारी यहाँ पर, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इसमें चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आप सभी के अच्छे समझ में आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल के अंदर ही होगा, उस मटेरियल के बाहर के जो मटेरियल है उसके बाहर जो स्पेस है उसकी बात तो हम करेंगे नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, चार्ज मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिंपली मटेरियल के अंदर की बात हो रही है। तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच ऑल मटेरियल्स एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, और कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का ऐसा अंदरूनी गुण है जिसकी वजह से वो मटेरियल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत आसानी समझ सकते हैं इसको। आप एक वायर ले लीजिए, सपोज हम यहाँ पर मेटल आयरन ले लेते हैं, आयरन का एक वायर ले लीजिए, उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। आप बहुत अच्छे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल मीन्स कंडक्टर, और कंडक्टर चार्जेस का फ्लो होने देते हैं। वहीं पर हम एक मैग्नेट लाते हैं, जैसे ही आप मैग्नेट उस आयरन वायर के पास लेके आएंगे तो मैग्नेट उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स यहाँ से पता चल रहा है कि उस कंडक्टर में, उस वायर में दो इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी यूनिट है? स्केलर क्वांटिटी है ये, और ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलाम। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी सभी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली 2 टाइप्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और किसी भी टाइप की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, आप इस डायग्राम से भी समझ जाएंगे। यहाँ हमने स्ट्रेट पाथ दिया हो तो चार्ज स्ट्रेटली मूव कर रहा है। यहाँ पर हमने वायर के 3 पाथ जनरेट कर दिए तो चार्ज इधर भी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन्स चार्ज हैव नो पर्टिकुलर डायरेक्शन सिंपली, देन इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल C से। चार्ज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात की थी, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है।
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स about electrons and positive charge indicate about protons। मीन्स नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इट हैज़ चार्ज 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। वहीं पर एक प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट पोलैरिटी चेंज। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर पोलैरिटी चार्ज की नेगेटिव होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्जेस कैन रिपल विद ईच अदर एंड अट्रैक्ट विद ईच अदर। चार्जेस एक दूसरे को रिपल भी करते हैं और चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। पावर सच लाइक अ मैग्नेट, similar poles can repel with each other and different poles of magnet can attract with each other। बहुत अच्छे जानते हैं। मैग्नेट में हम जानते हैं बचपन में बहुत सारा खेलों से कि जब सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के तो वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, और जब डिफरेंट पोल्स होते हैं मीन्स नॉर्थ पोल है तो रिपल करेंगे, साउथ पोल है मीन्स सेम पोल है तब भी रिपल करेंगे, और जब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तब वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। समझ रहे आप? तो यहाँ भी यही फिनोमेना है। जब सिमिलर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, तब ये चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया दोनों एक दूसरे रिपल कर रहे हैं। ये वाला इसको रिपल कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा है। सेम हेयर। अब इनके बीच जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम रिपल्जन फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्लियर स्टूडेंट? क्या बोलते हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स ऑफ रिपल्जन, या सिंपली कह दीजिए रिपल्जन फोर्स। वहीं पर जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब उन चार्जेस के बीच एट्रैक्शन होगा। अब किसी न किसी फोर्स के थ्रू एट्रैक्शन होगा तो उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्लियर? या सिंपली कह सकते हैं आप एट्रैक्शन फोर्स। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, उनको भी जान लेते हैं। क्या होती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़? हम जानते हैं यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द algebraic sum of all individual charges in the system। मीन्स मटेरियल, जो भी हमारे पास मटेरियल है हम उसी को सिस्टम बोलते हैं। लेकिन मटेरियल कैसे होगा? कंडक्टिंग मटेरियल, नॉट इंसुलेटर्स। मटेरियल कैसे होंगे? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स नहीं। एडिटिविटी का मतलब है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द algebraic sum of all individual charges in the system। समझते हैं इसको, क्या कह रहे हैं ये? एडिटिविटी मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें बहुत सारे चार्जेस फिल हैं। हमने माना इसमें टोटल कितने चार्जेस हैं? n। और इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना माना हमने? q। क्या माना हमने? q, इस पूरे सिस्टम का। अब इसमें इंडिविजुअल चार्जेस हैं, कोई q1 है, कोई q2 है, कोई q3 है, डॉट 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 ऐसे कितने हैं? qn चार्जेस। टोटल कितने चार्जेस है इसमें? qn। तो इस पूरे बॉडी मीन्स इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज था वो कितना था? q। तो ये जो टोटल चार्ज है ये इस सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन सबके ये सम के बराबर होगा। मीन्स q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस डॉट 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 प्लस qn। एडिटिविटी का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का सम
पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उसके इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वहीं पर अगली बेसिक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटाइजेशन से रिलेटेड इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल हर साल पूछ लिया जाता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज क्यू, हमने टोटल चार्ज क्यू माना था, ऑफ अ बॉडी और सिस्टम और मटेरियल इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक चार्ज सच एज Q इजकल टू एन ए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एन तक। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 0.5 मल्टीपल नहीं हो सकता। मीन्स जो भी वैल्यूज़ होंगी वो फुल होंगी। जैसे 0 हो सकती है, 1, 2, 1.5, 1.2 ये सब नहीं हो सकता, फिर 3, 4 इस तरीके से। तो इसको समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन क्या है। हमने अभी आपको बताया ये हमारा कोई पूरा सिस्टम है, मीन्स बॉडी है, जिसमें क्यू एन चार्जेस फिल हैं। कितने चार्जेस फिल हैं? एन चार्जेस। अब हम अगर बात करें चार्ज किसकी, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1e। वहीं पर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो हम इसको कहेंगे 2e। 3 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, 3e। ऐसे हम कहेंगे डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होना चाहिए, एन ई। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1e है, 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 2e है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज 3e है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होना चाहिए, एन ई। अब जो ये एन ई चार्ज है ये पूरे सिस्टम का चार्ज है, और पूरे सिस्टम का चार्ज हमने क्या माना है, क्यू, यानी कि क्यू इक्वल टू होगा एन ई। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डियर? क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, जो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया क्यू इक्वल टू एन ई। और जहाँ क्यू की वैल्यू प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। व्हाट यू मीन्स अबाउट यूनिवर्सल? यूनिवर्सल इंडिकेट करता है यहाँ पर कि जो क्वांटाइजेशन है, मीन्स जो हमने क्वांटाइजेशन लॉ पढ़ा जो फैराडे ने बताया है, इसमें चार्जेस ना तो कभी घट सकते हैं और ना ही चार्जेस कभी किसी भी कीमत पर आप बढ़ा सकते हैं। मीन्स चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यूनिवर्सल मीन्स चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर किसी मटेरियल में 100 चार्जेस हैं, आप चाहें उस मटेरियल से कितना भी चार्ज ट्रांसफ़र कर दीजिए, नंबर ऑफ चार्जेस आप चेंज नहीं कर सकते। अगला बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। कंजर्वेशन को समझते हैं। कंजर्वेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी दैट इट स्टेट दैट द टर्म एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, from one form to another form। clear? same here, conservation of charge, इसको बोल सकते हैं conservation of charge। it means that the electric charges can neither be created nor be destroyed। same है, they can only be transferred from one body to another body। what it means? चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि कंजर्व क्वांटिटी हो गई। और जितनी भी कंजर्व क्वांटिटी होती है वो सब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। चार्ज को सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आती होगी कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स टोटल चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो टोटल बॉडी का जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम ने क्या बताया? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। किसकी बात कर रहा है?
स्टेशनरी चार्जेस की, यानी कि स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है। स्टेशनरी चार्जेस है मीन्स रुके हुए रेस्ट पोजीशन में। अब हम स्टडी कर रहे हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सपोज हमने माना कि एक चार्ज हमारा Q1 यहाँ पर और Q2 यहाँ पर, इनके बीच का जो सेंट्रल सेपरेशन है वो कितना है, स्मॉल r। तो कूलाम ने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस के बीच अब कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा, या तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। अगर डिफरेंट चार्जेस हुए, ये डिफरेंट चार्जेस हुए, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हुए तब इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर? ये तो बात लाजमी है कि फोर्स अप्लाई होगा, या तो एट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। तो इन्होंने कहा इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर? इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। एंड दिस फोर्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो इस सेंट्रल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर के साथ, मीन्स हम इसको कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, सामने सामने बात होगी, और इनवर्सली का मतलब होगा डिनोमिनेटर के साथ बात होगी। क्लियर? अगर हम इसको डायरेक्टली बोलना होगा तो इस पूरे टर्म को एक साथ बोलना होगा, मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरह से अगर हम ये कह रहे हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², तब ठीक है। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलते हैं। इक्वेशन बनती है हमारी एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और इक्वेशन 2 थी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं हम इस तरह से, Q1/Q2 ऊपर था, ऊपर लिखा, r² नीचे है तो नीचे लिख लिया। क्लियर? जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इक्वल साइन लगाते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट अपने आप आ जाता है, जिसे इस कांस्टेंट Q को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल्स K = 1/4πε0। क्या कहते हैं इसको? K की वैल्यू 1/4πε0। अब जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे स्मॉल g हमारा कांस्टेंट है, कई सारे कांस्टेंट्स हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं वो प्रैक्टिकल के बेस पर ही फाइंड की जा सकती, थ्योरेटिकली इनकी वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल्स K = दिस, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्लियर? सो हम फोर्स को लिख सकते हैं ±1/4π। K की जगह हमने इतने वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ तो प्लस माइनस लगाया नहीं था, यहाँ कैसे आ गया? तो प्लस माइनस इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को। अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा तो प्लस साइन कंसीडर करते हैं, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं। यहाँ पर समझ लीजिएगा बच्चों, पॉजिटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट अबाउट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट्स अबाउट रिपल्सन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली चार्जेस का जो फ्लो है मीन्स स्पीड ऑफ चार्ज। स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की स्पीड को, स्पीड मीन्स कितना चार्ज कितने सेकंड में फ्लो कर गया, कितना चार्ज कितने सेकंड में
फ्लो कर गया उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हमने डिफाइन किया है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। दूसरी तरीके हमने डिफाइन किया है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। या आप सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ चार्ज। सबसे इजी, स्पीड ऑफ चार्ज मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब रेट जहाँ भी आता है तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम। कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट का थ्योरेटिकल फॉर्मूला हो गया फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया, रेट ऑफ फ्लो। करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द टाइम टेकन टू फ्लो द चार्ज। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, द टर्म करंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द, जैसे हम डिनोमिनेटर को डिफाइन करें तो कहेंगे टू द टाइम टेकन टू फ्लो द चार्ज। क्लियर। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो करंट को हम सिंबल आई से रिप्रेजेंट कराते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का अब तक का फॉर्मूला नंबर 3, जिसका हम यूज़ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम चार्ज का फॉर्मूला बनाएं तो टी कहाँ जाएगा, आई के प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो बन जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी। इसका यूज़ बहुत होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। इसको ध्यान रखिएगा, मेन फार्मूला है ये। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, इसको जान लेते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर डोनेटेड बाय कैपिटल ए एंड अदर यूनिट इज कूलाम पर सेकेंड। इसलिए हमने यहाँ पर बात की कि एसआई यूनिट जो करंट की होती है वो एम्पियर होती है और इसकी अदर यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, चार्ज की यूनिट है एसआई यूनिट कूलाम और टाइम की होती है सेकेंड, तो क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड। अब अगर हम मान लें if we assume that q is equal to 1 कूलाम, t is equal to 1 सेकेंड, तब 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, तब क्या हो जाएगा, करंट 1 एम्पियर। यानी कि 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। बोर्ड एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेता है डिफाइन द टर्म 1 एम्पियर, मीन्स 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन किया हमने, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। सिंपली इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड कॉल्ड 1 एम्पियर। मीन्स हम जानते हैं आई इजिकल टू फार्मूला होता है Q अपॉन टी। अगर हम Q इजिकल टू 1 कूलाम ले लें और टाइम कितना रख लें, 1 सेकेंड, देखिए 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, तो जो करंट की अमाउंट निकल के आएगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। मीन्स 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, द टर्म 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र होता है तब उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट कितनी होती है, 1 एम्पियर। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है, 1 एम्पियर डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड कॉल्ड 1 एम्पियर। कि 1 कूलाम चार्ज का ट्रांसफ़र 1 सेकेंड में करने पर हमें 1 एम्पियर करंट मिल जाता है। सिंपली करंट को मेज़र करने की जो डिवाइस है उसको कहते हैं हम अमीटर। अमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं। अमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बट नॉट इन पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट समझिए अपने लिए कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में नहीं। अब अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा, क्योंकि जो जिसमें फ़ायदा होगा हम वही काम करने वाले हैं और जिसमें नुकसान होगा हम वो काम नहीं करेंगे। तो आखिर सीरीज़ में कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा है, अगर हम अमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ में तो क्या फ़ायदा है।
तो पहले सीरीज़ का मतलब समझ लीजिए छोटा सा। सीरीज़ का मतलब ये है कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसे बनाते हैं सर्किट में। यहाँ हमारे कोई सेल लगा है पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका वोल्टेज भी है। अभी हम इसको वोल्टेज को पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर हम अमीटर को मीन्स करंट मेजरिंग डिवाइस, अमीटर प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस, अगर हम इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, ये बल्ब इसके पैरेलल है, पैरेलली हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो हमारा अमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सिंपली हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का एक ऐसा गुण है जो उस कंडक्टिंग मटेरियल फ्लो होने वाले चार्ज की स्पीड को कम कर देता है, मीन्स रजिस्ट करता है फ्लो होने वाले चार्ज को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट, जिसका सिंबल होता है आर। अब ये अगर चार्ज रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग वायर में चार्ज के फ्लो को कम कर रहा है तो इसका मतलब करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? करंट के। इसका मतलब यह है कि अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का बहुत कम होगा तो उस वायर में करंट का फ्लो भी बहुत होगा। अगर रेजिस्टेंस का अमाउंट किसी वायर में बहुत ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो बहुत कम होगा। इन्वर्स का मतलब अगर ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो सिंपली अमीटर जो वो मेजरिंग डिवाइस है करंट की, करंट को मेज़र करती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान लीजिए, लगभग नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता इसका रेजिस्टेंस, ऐसा मान लीजिए। जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस अमीटर से फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, इस अमीटर से फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। अब बल्ब से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होकर जाएगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा ना, और जब बल्ब से करंट पास होकर जाएगा ही नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब निगेटिव टर्मिनल से चार्ज चलकर आएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा। अब करंट सबसे पहले किधर जाएगा? ये करंट यहीं चेक कर लेगा कि रेजिस्टेंस किसका कम है। रेजिस्टेंस इसका कम है तो करंट तुरंत इधर ट्रैवल कर जाएगा और इधर बहुत कम अमाउंट में करंट ट्रैवल करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे फ्रीज है हमारा, कूलर या फ़ैन या बल्ब वगैरह कुछ भी हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, उनमें करंट की सप्लाई बहुत कम होगी और जो अमीटर है उसमें करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, इस अमीटर को पैरेलल कनेक्ट ना कर कर कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्लियर? कनेक्शन का तरीका सिमिलर है, जिधर प्लस उधर प्लस और जिधर माइनस उधर माइनस, इस तरीके से इसको हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट की अमाउंट अपने बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ते ही उतना ही करंट की अमाउंट बल्ब को मिलेगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। Simply it is defined as the work done on charge to flow them in a circuit. समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस एक टाइप की एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? तो इस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होता है, टू मूव फैंस, रन फ्रीजर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब etc। ये हमारा लग गया सेल पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इसका वोल्टेज कितना है? V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है विदाउट बैटरी, यहाँ पर कोई बैटरी ये सेल नहीं लगा है, यानी कि कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, यहाँ पर एनर्जी सोर्स है।
हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मीन चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। आप बताइए, ये हमारा सर्किट ए है और ये सर्किट बी है। बताइए इस ए सर्किट में चार्ज फ्लो किधर से किधर करेगा या नहीं करेगा? इसमें बताइए चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ए सर्किट में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्लो कराने के लिए कोई भी एनर्जी सोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। और भाई यहाँ पर चार्जेस को फ्लो कराने के लिए एनर्जी सोर्स अप्लाई किया गया है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली आप बोल सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। जैसे कुछ लोग हैं गंदे काम करते हैं, जैसे जुआ खेल रहे हैं या कुछ और वल्गैरिटी कर रहे हैं सामाजिक तौर से, तो जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ अप्लाई हो जाता है, पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, तो जितने भी अपराधी होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जैसे अपराधियों के लिए एनर्जी सोर्स है पुलिस डिपार्टमेंट, सेम सर्किट के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं एनर्जी सोर्स। जैसे ही एनर्जी सोर्स अप्लाई किया, दो टर्मिनल हमें मिले, नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेगा। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे अप्लाई किया, तुरंत चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर गए, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर गए। अगर ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं गिरेगा। तो समझ लीजिए चार्ज का फ्लो किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब चार्ज फ्लो करेंगे और नहीं है तो फ्लो नहीं करेंगे। तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि चार्ज कैन फ्लो व्हेन एनर्जी सोर्स इज अप्लाई। चार्ज तब फ्लो करेंगे जब एनर्जी सोर्स अप्लाई होगा। अब हम यहाँ समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग यहाँ से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि चार्ज मीन चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में जो वर्क हुआ, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में जो वर्क हुआ, उस वर्क के अमाउंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो एनर्जी लेवल है, यही तो एनर्जी सोर्स है हमारा। मीन चार्ज जैसी एनर्जी सोर्स अप्लाई हुआ तुरंत चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। एनर्जी सोर्स हटाया तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। मीन्स इस एनर्जी सोर्स का मतलब है कि पर यूनिट चार्ज फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्ज पे, क्योंकि पोटेंशियल लगा तो मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। क्लियर? समझ रहे हैं आप? तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चार्ज को फ्लो कराने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, कितना वर्क करना पड़ा, तो उस वर्क के अमाउंट को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज जो भी जाएगा हमने उस चार्ज को क्या माना? क्यू। तो इस क्यू चार्ज को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रैवल कराने में कितना वर्क हुआ, इस चार्ज को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचाने में कितना वर्क हुआ, उस वर्क की अमाउंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ से B=W/Q। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया B=W/Q। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन चार्ज टू फ्लो देम इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में चार्जेस को फ्लो कराने के लिए जो चार्जेस पे वर्क किया जाता है, जो चार्जेस पे वर्क किया था कि चार्जेस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर दें, तो उस वर्क डन के अमाउंट को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल है B। वर्क का सिंबल होता है W और चार्ज का सिंबल होता है Q। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। क्लियर? अदर यूनिट की बात करें तो W हमारा जो है वो वर्क डन है, और वर्क एक एनर्जी होती है, और किसी भी टाइप की एनर्जी उसका ऐसा यूनिट होगा जूल। और Q चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम, यानी कि अदर यूनिट हो गई जूल पर कूलाम। क्लियर? हमने डिफाइन कर दिया। इसको नोट कराते हैं कैपिटल B से। पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ हाई रेजिस्टेंस। नोट कीजिएगा, अमीटर हमने पढ़ा, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट मीटर जो है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर मीन्स वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है,
और अमीटर जिससे कि करंट का अमाउंट मेजर करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। वाई? कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं। क्यों? क्या कह रहे हैं ये कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। वाई? तो इसका सिंपल मतलब हम समझ लेते हैं कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं। तो समझते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिस पे हमने बैटरी बना दी और ये लगा है हमारा बल्ब। सर्किट डायग्राम कंप्लीट। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी। अब हमने ये जानना है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं। सपोज हम वोल्ट मीटर को सीरीज कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने सीरीज कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इससे होकर जाने वाला करंट, जो इससे होकर करंट फ्लो होगा, उसकी अमाउंट बहुत ही कम होगी। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट की अमाउंट बहुत ही कम होगी। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी करंट की अमाउंट फ्लो करेगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे ही करंट यहाँ पर निकल कर आएगा तब करंट की अमाउंट बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि बल्ब जिस तरीके से ग्लो करना चाहिए उतना ग्लो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए, इस तरह सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। क्लियर? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उससे होकर फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर? ये था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। पार्ट टू हम जल्द ही यूनिवर्स क्लासेस पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।